नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें मोदी जी के लाल किले के भाषण से अब निकल कर आ रही हैं। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये स्पीच पिछले 1 महीने से बन रही थी और सामने पर्चों पर लिख कर लाई गई होगी। ये इंस्टेंट स्पीच नहीं है, इसके पीछे काफ़ी तैयारी की गई थी और इसमें जो एक मुख्य मुद्दा निकल कर आया कि मोदी अपनी सरकार को कुर्बान करने को तैयार हैं। यानी कि उनका कहना ये है, एक संदेश ये है कि हम तो अपने विचार पे चलेंगे, जो आरएसएस का विचार है वही हम लागू करेंगे, मेजॉरिटी हो या ना हो, चाहे लोकसभा में हो चाहे अपना राज्यसभा में हो। हम अपना मुद्दा रखेंगे और अगर हमारे साथियों ने अड़चन डाली और विपक्ष ने अड़चन डाली तो सीधे चले जाएंगे राष्ट्रपति भवन कि भैया जी संसद करो भंग, और मैं जैसे कहूँगा, लोगों से कहूँगा मेरा गला बांध के रखा हुआ, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये ऑलमोस्ट बात अब शपथ ग्रहण के बाद तय होती चली जा रही है और जिस ढंग से इनको वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर मात खानी पड़ी है, तो अब इन्होंने डिसीजन ले लिया कि अब मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ और सहयोगी दल अगर कहीं मेरा साथ नहीं देते हैं तो मैं अपना जो मुद्दा है, जो मेरा विचार है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ और अगर मुझे उसको लेके दोबारा से जनता में जाना पड़े तो मैं चला जाऊंगा। ये संकेत बड़ा उन्होंने स्पष्ट तरीके से दिया है और 98 मिनट सोच के ही बोला होगा। जब ये बोलना शुरू करते तो फिर ये रुकते नहीं हैं, कोई रोकने वाला भी नहीं है। ऐसी कोई लाल किले की प्राचीर से ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई कह दिया जाए कि कोई टाइम लिमिट रखी गई है। टाइम लिमिट तो कहीं नहीं होती है, लेकिन उन्होंने अपना जो आरएसएस का एजेंडा है उसको भी साफ कर दिया कि हम अपने एजेंडे पर काम चलेंगे, टू हेल विद मेजॉरिटी और नॉन मेजॉरिटी। ये उनका साफ संदेश है और उनका शायद ये भी कहना था कि हम आपके कोalition गवर्नमेंट के जो दबाव होते हैं हम उसमें आने वाले नहीं हैं भैया। मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 किस्म के लोग आते हैं इस जगह पर, जहाँ पर अपनी मेजॉरिटी ना हो के भी अपनी धाक जमाने की कोशिश करते हैं लोग, या क्या कहते हैं कि ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें एक ओवर कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि वो सोचते हैं कि मेरे सामने कौन है, किसी की हिम्मत क्या है, मैं सबको कुचल कर निकल जाऊंगा। पर कहते हैं मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। यही तो अब की बार 400 के साथ हुआ था। अब उनको हर चीज़ के लिए तो सहयोगियों की ज़रूरत है। मेजॉरिटी तो है नहीं, 240 सीटें, आप तो 32 सीटें कम है मेजॉरिटी से, 32 नहीं 33 सीटें कम हैं। अब सवाल ये पैदा होता है भैया कि आप अपने सो कॉल्ड एजेंडे के साथ अगर आप सोचते हो कि अगर वो अलग रास्ता अपनाते हैं तो हम चले जाएंगे, और बार बार तो अपने बिल्स को सेलेक्ट कमेटी या जेपीसी को भैया सौंपने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस आदमी के अंदर जिद होती है, जिद कि मैं तो करूँगा, तुम्हें जो मर्जी हो जाए, ये कुछ ऐसा ही है कि भले ही मेरी भैंस मर जाए तेरी कटिया ज़रूर मरनी चाहिए। यानी कि भले ही मेरी भैंस मर जाए तेरा बछड़ा जरूर मरना चाहिए। मोदी उन लोगों में से हैं। तो कई बार वो अपना ही इतना नुकसान करा जाएंगे कि जहां इतिहास में उनका नाम भी कलंकित शब्दों में लिखा जाएगा। और या ये कह सकते हैं कि जैसे इतिहास में मोहम्मद तुगलक जैसे नाम हुए हैं, तो वहाँ पर उसका कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो उसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। दरअसल विपक्ष का तो मनोबल बढ़ा हुआ है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है।
हालांकि मोदी जी ने कहा था कि मैं तीसरी बार आऊँगा, झंडा मैं ही फहराऊँगा। ठीक है, फहरा दिया, पर वो 10 साल वाली मन मर्जी तो भैया चलेगी नहीं ना आपकी, तो वो तो चल नहीं सकती। हो सकता है आपने मिनिस्टर भी चुन लिए होंगे अपनी मर्जी के, डिपार्टमेंट भी चुन लिए होंगे, हो सकता है कई आपने संशोधन भी कर दिए होंगे, लेकिन अल्टीमेटली पहले ही पग के ऊपर आपको मात तो खानी पड़ी ना, वक्फ के बोर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर चिराग पासवान भी राजी नहीं थे। नीतीश कुमार ने अंदर हाँ तो कर दी, बाद में कहते हैं ना, और नायडू कहते हैं हाँ पर कहते हैं ना, तो हाँ ना का खेल चल रहा था। तो पता लगा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, यहाँ हो गए तो राज्यसभा में गिर जाएंगे। फिर उसके बाद आरक्षण का मुद्दा आया, जहाँ लोकसभा का अंदर कुछ कोशिश की गई, हालांकि वो तो 6-1 से जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का कि आप क्रीमी लेयर बनाइए इसके अंदर, और वहाँ पर तुरंत कहा कि भाई ये तो हमारे खिलाफ चला जाएगा। जातिगत जनगणना और जातिगत मामलों के ऊपर फिर क्रीमी लेयर के ऊपर असहमति जता दी गई। हालांकि थोड़ा बहुत पैसा आंध्र प्रदेश को और बिहार को दिया, कसर तो नहीं छोड़ी, लेकिन अल्टीमेटली अब एनडीए के सहयोगी कहते हैं भैया हर महीने बैठक होनी चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, पहले हमको बता दो आप। अब ये बातें जो आज निकल कर आई हैं, ये पहले कभी निकल के नहीं आई कि एनडीए की कोई बैठक कभी 2014 के बाद अगले 10 सालों में हुई हो, मुझे नहीं लगता। लेकिन अब कह रहे हैं कि हर महीने बैठक होगी भैया, और बैठ के बात करो कि क्या कहना और क्या नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमसे डिस्कस करो, उसके बाद संसद में बोलो क्या करना है, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। अब सवाल ही पैदा होता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव आ गए, और फिर तुरंत बाद इसके 15-20 दिन के बाद ही महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव भी हैं, या 1 महीने बाद हैं, इससे ज़्यादा तो है नहीं। और कांग्रेस ने अपनी व्यू रचना बिल्कुल ही सशक्त बना दी है, तो कश्मीर को भी झटकने जा रहे हैं और हरियाणा को भी झटकने जा रहे हैं। तो ये दोनों की जो पावर सेंटर्स हैं, ये इंडिया गठबंधन के पास आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। अब लाल किले की प्राचीर से जब उन्होंने कहा कि हम एक सेकुलर सिविल कोड लाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने सहयोगियों से डिस्कस नहीं किया था, अपने मन से ऐसा कहा जैसे कि अपना विचार, अपना आरएसएस का एजेंडा होता है। यानी कि ये कहने की उनकी ज़रूरत हो गई कि हम ये कम्युनल जो सिविल कोड होता है उसको कब तक ढोएंगे, जो सांप्रदायिक सिविल कोड होता है। लेकिन जेडीयू का वक्तव्य है कि हम तो सहमत नहीं हैं इससे, नायडू ने कहा कि हम भी सहमत नहीं हैं। अल्टीमेटली बहुत सारे, इवन चिराग पासवान भी शायद कहेंगे कि हम भी सहमत नहीं हैं, और कोई भी इससे दल सहमत नहीं होगा कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए और हम जाएंगे। लेकिन अगर मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जाके एक मध्यावधि चुनाव की बात करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि शायद गलती कर रहे हैं। वो भारत की राजनीति की मूल आत्मा को नहीं समझ पा रहे, और दादागिरी से चुनाव लड़कर दादागिरी से देश चलाना चाहते हैं, और वो एक लिमिट तक चला सकते हैं। और दादागिरी से जब देश चलाए जाते हैं तो उसका हाल श्रीलंका और बांग्लादेश में होता है, वो आपको पता ही है, इसके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अब भूकंप तो आएगा भैया जी। पायलट प्रोजेक्ट तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपने उत्तराखंड में शुरू किया, लेकिन फट करता आपने वहाँ पर कैविएट लगा दिया कि आदिवासी उससे बाहर हैं। हो सकता है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में सरकारें वो कुछ करें इसके ऊपर, पर अल्टीमेटली कोई और सरकार आएगी तो फिर वो कैंसिल कर देगी उसको। कहते नहीं हम तो उसको हटाते हैं, हम तो लागू नहीं करते। 2027 के इलेक्शन तो है ना यूपी के, तो वो हटा देंगे उसको। अब सवाल ही पैदा होता है कि जो झटका लगा है, क्या इस झटके से उबर कर आप कुछ और करना चाहते हो? आप जनगणना नहीं कराते, आप जातिगत जनगणना नहीं कराते, आप बेरोजगारी की बात नहीं करते, आप महंगाई की बात नहीं करते, आप एमएसपी की गारंटी की बात नहीं करते, और आप हिंदू मुस्लिम की बात करके कि बांग्लादेश में क्या हुआ, और आप हिंदुत्व की धार को तेज करके वोट बटोरना चाहते हैं, या फिर जाट और गैर जाटों के बीच में जो ध्रुवीकरण है उसको आप मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि हिंदुत्व का मुलम्मा उतर चुका है भाई, अब दोबारा नहीं चढ़ता। वो एक ही बार चढ़ गया, बल्कि 2 बार चढ़ गया। अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और 2024 में बताया भी है। लेकिन मोदी जी ने शायद अपने कार्यकर्ताओं को, सहयोगी दलों को कहा कि हम भैया अपने एजेंडे पे काम करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम जनता के बीच में भी चले जाएंगे। मतलब साफ है कि अगर बीजेपी को, या बीजेपी तो छोड़ दीजिए, बीजेपी तो है ही नहीं अब,
मोदी ये जो कुछ है, कि मोदी को लगा कि भाई मुझे इनके सामने झुकना पड़ा, उनके पैर छूने पड़ रहे हैं, तो फिर ये जाके सीधा द्रौपदी मुर्मू के पास जाएंगे और कहेंगे ये रखो मेरी पोस्ट को और मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, एंड आई एम रिकमेंडिंग यू द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एंड ए फ्रेश इलेक्शंस। ये भी होने जा रहा है और ये भी होगा। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। धन्यवाद।